13 महीने तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद अपनी सियासत को आपने कुर्बान किया और रियासत को बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू सियासी शतरंज। आज बड़ा हैपनिंग डे था। वजीर आजम पाकिस्तान, जिनका आज आखिरी दिन एज वजीर आजम, बड़े बिजी नजर आए। हमने देखा सुबह से काबीना का इजलास मीडिया के सामने मुसलसल हो रहे। कौमी असम्बली के अंदर भी उन्होंने खिताब किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी दी। यहाँ तक कह दिया कि 13 जमाती इत्तेहाद एक ऐसा गुलदस्ता है जो पहले ना कभी बना था ना आइंदा बनेगा, और एक अनोखा वाकया है। इससे पहले मैं वजीर आजम पाकिस्तान को डिस्कस करूं, उनके बयान को डिस्कस करूं, मैं यहाँ पर आपको बड़ी खबर और देना चाहूंगा कि निगरान वजीर आजम के नाम के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए मुख्तदर हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी का नाम 99% फाइनल हो चुका है। ये वो हस्ती हैं जिनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तजवीज़ किया था, और बताया जा रहा है, कुछ ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी रिश्तेदारी भी है यूसुफ रजा गिलानी साहब से। साथ साथ गिलानी ब्रदर्स, हम जानते हैं पिछली बार भी जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हुआ था तो गिलानी ब्रदर्स सरे फहरिस्त थे। इस दफ़ा फिर बताया जा रहा है कि जलील अब्बास गिलानी साहब का नाम कंफर्म हो चुका है। तकरीबन ज़राए और मुख्तदर हल्के ये कंफर्म कर रहे हैं। आपको बताता चलूं कि ये साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, पाकिस्तान के सफीर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अमरीका में, भारत में, यूरोपियन यूनियन में, बेल्जियम में, लग्जमबर्ग में। और यकीनन अब देखना यह है कि आने वाले रोज, क्योंकि वजीर आजम ने कहा है कि 2 से 3 दिन में वो राजा रियाज से मुलाकात करके इस नाम को फाइनल करेंगे और फिर वो वाजे करेंगे कि कौन है आखिर निगरान वजीर आजम। लेकिन इस वक्त तक मुख्तलिफ ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी का नाम फाइनल हो चुका है निगरान वजीर आजम के लिए। यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेट्स सी ऊंट किस करवट बैठता है और इससे पाकिस्तान की सियासत पर क्या इंपैक्ट आएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज एक और तारीख साज बयान दिया गया साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो हैरान कुन है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। उनका ये कहना है कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैं इस ऐवान का हिस्सा रहा जहां 5 साल कोई अपोजिशन ना थी। बदतरीन असेंबली में रहने से पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगता हूं। इस बदतरीन असेंबली में हम सब का किरदार है। पाकिस्तानी अवाम को इस बदतरीन असेंबली की निजात से खुशी मिलेगी, और आज खुशी का दिन है। ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है कि आज खुशी का दिन है, क्योंकि इस बदतरीन हुकूमत से निजात मिलेगी, क्योंकि अवाम को इस बदतरीन के ऐवान से निजात मिलेगी और तारीखी फैसला करेंगे हम। यकीनन ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यकीनन मालूम पड़ जाता है इससे कि हकीकत क्या, अफसाना क्या। मैं आपके सामने इस वक्त 2 स्टेटमेंट्स रखना चाहूँगा पीपल्स पार्टी के सरबराहान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि 9 मार्च 2022 को आसिफ अली जरदारी साहब ने जलसे से क्या कहा था। सुनिए। अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं जो कि मुल्क चला सके और हम उसकी मदद करें। और यकीनन हमने देखा कि फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उस वक्त वजीर आजम को घर भेजा गया, और फिर शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादी हुकूमत की शक्ल में वजीर आजम पाकिस्तान बने। और आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आंख भी मारी और मुस्कुराए भी और इशारतन सब कुछ कह दिया। जरा सुनिए। I am happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, Mr. Shahbaz Sharif, exiting the FATF grey list. अंग्रेजी में कहते हैं you didn't say anything in particular but you said it really well, कि आपने कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया। और जो आंख मारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, लग यही रहा है कि उनको मालूम पड़ चुका है कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे। इशारतन तो उन्होंने बता दिया है पूरे पाकिस्तान को। कह लीजिए इसको फंबल, गलती और स्लिप ऑफ टंग, लेकिन यकीनन स्लिप ऑफ टंग में भी दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। अब बात हो जाए कुछ वजीर आजम पाकिस्तान की, तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मुल्क में जो ये दहशत गर्दी की मौजूदा लहर है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वापस आना है, दाइश का आना है, ये साबिक वजीर आजम की वजह से है। उन्होंने क्या कहा, सुनवाना चाहेंगे आपको। नोटिस में है कि उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि हम उनको पाकिस्तान दावत देते हैं, वो आए और यहां पर रहें और ये उनका घर है। जनाब स्पीकर, उसके बाद फिर दहशतगर्दी ने किस तरह सर उठाया, ये कोई राज की बात नहीं है।
ये कोई राज की बात नहीं है, कह रहे हैं हमारे वजीर आजम, जिनका आज आखिरी रोज है और आखिरी रोज पर बड़े बड़े इंकशाफात सभी कर रहे हैं। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे स्टेटमेंट को देखते हैं मौजूदा वजीर आजम की? वो ये कह रहे हैं साबिका वजीर आजम की वजह से TTP और ये दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आई, उनकी दावत पर वो आके पाकिस्तान में दोबारा रीसेटल हुए, रद्दुल फसाद, ज़र्ब अज़्म, इतने सारे ऑपरेशंस के बाद क्या एक वजीर आजम के पास ये ताकत होती है? इज इट इवन पॉसिबल ब्रिगेडियर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जुतई साहब ने मुझे शो पे लिया। देखिए, जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि पुराने प्राइम मिनिस्टर की वजह से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया, तो मेरे ख्याल में इसमें मुबालगा रही है। आप पिछले दिनों में आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान के नौजवानों को जो कि पहाड़ों पर हैं और स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उसको भी हालिया गवर्नमेंट ने उनको नीचे वापस आने और कौमी मेन धारे में शामिल होने की दावत दी है। तो उसी सिलसिले की एक पुरानी कड़ी जो थी वो ये कि आप इस तरह के तमाम एलिमेंट जो कि आपके फोर्सेस को या वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे अटैक कर रहे थे, तो उनसे कहा कि अब हथियार फेंक कर तो कौमी मेन धारे में आए, तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें तमाम उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, तमाम लोग इसमें शामिल थे। एक किसी बंदे का नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स वीटो पावर प्राइम मिनिस्टर के साथ ही होती है। तो अमन को एक मौका देने के लिए उन्होंने ज़रूर ये कहा था, जिसमें कि हर किस्म की लीडरशिप वहाँ पे ऑन ग्राउंड ट्रूप्स वगैरह सबकी ओपिनियन मेरे ख्याल में शामिल थी। उसको टोटल पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम दे देना ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमें हालिया दिनों के अंदर अपनी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान, उसको भी चेकमेट करने की ज़रूरत है। उसको भी एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वो क्या वजूहात हैं कि पहले अगर वो मुतमईन थे या उस तरह के अटैक नहीं हो रहे थे, तो अब दोबारा क्यों शुरू हुए। तो मेरे ख्याल में एज अ होलसम इसका तजिया करने की जरूरत है। लेकिन हुजूर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तारीख की कामयाब तरीन फॉरेन पॉलिसी थी। आप अग्री नहीं करेंगे? तारीख की कामयाब तरीन, अगेन वो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया, तो दुनिया इसको जिनके जेब में पैसे नहीं है, जिनको जिस किस्म के माशी फिक्रों में अवाम जो है उनको लाक हैं, तो उसके हिसाब से वो इस तरह की स्टेटमेंट्स को कंसीव नहीं कर पा रहे, उनको हजम नहीं कर पा रहे। इसमें देखें, कोई अगर आप रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो इमरान खान साहब के दौर में, पिछली गवर्नमेंट के दौर के अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे थे, जबकि डिप्लोमेसी जो है वो एंगेजमेंट का नाम है। आपको कुछ थोड़ा सा माइल्ड स्टेटमेंट्स देने की जरूरत होती है। कहते हैं कि आप तोले माशे के अंदर बात करते हैं, ना कि हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। तो पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये जरूर था कि आपने काफ़ी सारे फ्रंट खोले थे, और इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लीनियंसी की तरफ गए, कुछ एंगेजमेंट बढ़ाई, और आप नंबर ऑफ विजिट्स जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने किए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो डैमेज कंट्रोल की एफर्ट कर रहे थे। हालांकि उनके विजिट्स को भी एक नेगेटिव प्रिज्म के थ्रू देखा जाता है। तो उनका ये क्लेम करना आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान और हुजूर आप फॉरेन पॉलिसी को इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया, और मुल्क में जो टेररिज्म है उसमें अफगानिस्तान का सबसे बड़ी जिम्मेदारी करार दी जाती है कि उनकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए, फॉरेन ऑफिस की अपनी प्रायोरिटी होती है कि वो फॉरेन मिनिस्टर को भेजें या ऐसे किसी बंदे को भेजें, जैसे दुरानी साहब अभी गए थे, उनका वहाँ पे असू जाती तौर पर भी होता है। आप किसी भी डिप्लोमेट को उस कैपिटल में भेजते हैं जहाँ पे वो पहले थर्ड सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी इस तरह का रहा हो, ताकि पर्सनल रेपो जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप करने में काफ़ी कारगर साबित होती है। दुरानी साहब का एक बड़ा मजबूत किस्म का किरदार रहा है अफगानिस्तान की, जितनी वहाँ पे तब्दीलियां आती रही हैं, तो इस वजह से इनका चुनाव दुरानी ट्राइब अफगानिस्तान में भी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा आपसे सवाल एक और ये है ब्रिगेडियर साहब के, वजीर आजम ने आज TTP का जिक्र किया, दाइश का नहीं किया, जबकि रिसेंट लहर दहशतगर्दी की तो दाइश की वजह से आ रही है। मैं इस बात पे भी हैरान हूँ, आपको बात हैरान कौन लगी? देखिए, TTP हो, ISIS हो या तुर्किया मूवमेंट हो जो कि चाइना के अंदर वो ऑपरेशन करती है, तो ये तीनों एलिमेंट्स वहाँ पे हैं अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शायद मे भी उन्होंने ISIS का नाम जो है वो उन्होंने ना लिया हो, शायद उनको याद ना रहा हो, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनकी निशानदेही की जा चुकी है। और जब दुरानी साहब गए थे तो इन तीनों एलिमेंट्स की, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की तालिबान के साथ उठाया गया था कि इनके एलिमेंट्स आपके पास छुपे हुए हैं, आप या तो इनको अपनी सरजमीन पे को बसने न दें, या इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, या फिर पाकिस्तान के पास मिलिट्री ऑप्शन है। लेकिन मिलिट्री ऑप्शन बहुत लेट वाली ऑप्शन है, पहले ऑफकोर्स डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होगी, तो शायद
उनको याद ना रहो, अदरवाइज ISIS फॉरेन ऑफिस की लिस्ट के ऊपर शामिल है। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ हमारे सिपा सालार आला ने भी ये कहा है कि हम इन मुख्तलिफ धड़ों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और हम जानते हैं कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं वो भी तारीख साज हैं। इलेक्शन कह रहे हैं कि शायद डिले भी हो सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। आने वाला वक्त आप कैसे देख रहे हैं हुजूर? देखिए, जो आपने बात है कि धड़ों से बात नहीं करते, अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की थी। कल कबायली ग्रैंड कबायली जरगे पेशावर में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने खास करके अफगानिस्तान के तालिबानी जो अबूरी गवर्नमेंट है उनको मुखातिब करके कहा कि एहसान का बदला जो है एहसान के अलावा क्या हो सकता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि वो TTP के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कि पाकिस्तान में एक अपना क्लेम रखते हैं कि हम शरीयत को लेकर आना है या अपनी कोई एक रिट कायम करना चाहते हैं, ये फॉर दैट मैटर जैसे कि एक दोहा के अंदर भी हुआ था तालिबान के साथ जब एग्रीमेंट हो रहा था, उन्होंने कहा कि तमाम हमारे प्रिजनर्स को रिलीज करें, हमारे वहाँ पे आर्मी को वहाँ से निकालें और पुराना स्टेटस फाटा का जो है। तो इस तरह की नेगोशिएशंस माजी में होती रही हैं, जिसको कि चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियरली बता दिया अब कि वो उस किस्म की किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे, वो स्टेट टू स्टेट ही बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट लीडरशिप जिससे मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों शामिल हैं, वो एक पेज पर होंगे, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। सर, अल्लाह करे कि ये पोजीशन कंटिन्यू रहे और हम सब एक पेज पर रहें ताकि मुल्क के जो नेशनल एजेंडा के टारगेट्स हैं वो अचीव किए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे चैनल के लिए निकाला। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे मुल्क की मईशत को, क्योंकि गुज़िश्ता 16 माह में हम कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिंदा रहने की कीमत कितनी बड़ी है, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। हम जानते हैं ख़वातीन और हजरात के सियासत और मईशत डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा तो सियासत भी मुस्तहकम नहीं रहेगी, और गुज़िश्ता 16 माह मुआशी हालात इस कदर ख़तरनाक रहे कि सियासत को भी डगमगाना पड़ गया, मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हम जानते हैं IMF का लोन अगर वक्त पर नहीं आता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा और इसाक डार साहब ने भी कहा कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब IMF की पेमेंट आ गई तो फिर एतराफ़ किया गया कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया गया। लेकिन यकीनन जितने भी माहिरीन मुआशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एक चीज़ जानते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परेशान किए रखा वो थी महंगाई, इन्फ्लेशन। चाहे बात हो अशिया खुरनोश की, चाहे बात हो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की, चाहे बात हो एग्रीकल्चर की, चाहे बात हो एनर्जी की, तमाम तर शोबों में कीमतों ने न सिर्फ सारिफ को परेशान किया बल्कि हमारे हुक्मरानों को भी इंतहाई परेशानी का शिकार किया। बहुत ज़रूरी था कि जल्द अज जल्द इस महंगाई को कंट्रोल किया जाता, लेकिन इस महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद रोटी तक तो सस्ती हो ना सकी, तो 158 अरब रुपए का किसान पैकेज कहां से अशिया खुरनोशी कीमतें कम करता। इसके अलावा डॉलर ने भी काफी परेशान किए रखा, डॉलर की बढ़ती कीमतें। हम जानते हैं कि IMF ने यह भी कहा था कि 2 वज़राए खजाना थे आपके जिनकी वजह से IMF प्रोग्राम में ताखीर हुई। एक थे शौकत तरीन साहब, दूसरे थे इसाक डार साहब। शौकत तरीन पे इल्ज़ाम था जो IMF की तरफ से आयद किया गया, वो ये था कि उन्होंने बजटरी एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किए और एक्सपेंशन कम नहीं की, और इसाक डार साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया IMF ने कि उन्होंने डॉलर की मार्केट में इंटरवेंशन करके मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम डिले हुआ। लेकिन आज मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि इतनी सारी मुश्किलात तो हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन आखिर हल क्या है? क्या आने वाला वक्त बेहतर होगा? माजी कैसा था? मुस्तकबिल कैसा होगा? हाल तो हम सब जानते हैं। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुर्रम शहजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। खुर्रम, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। चीनी अप्रैल 22 से अगस्त 23 तक हम जानते हैं कितनी महंगी हुई, 86 रुपए किलो से ये 155 रुपए किलो पे आई, 45% इजाफा। नान 15 से 30 रुपए, 100% इजाफा। घी 470 से 600 रुपए किलो हो गया, 22% इजाफा। पोल्ट्री मुर्गी कीमत 290 से 460 हो गई, 37% इजाफा। पेट्रोल 150 से 273, 45% इजाफा। डीजल 144 से 276, 47% इजाफा। सीमेंट 870 से 1140 की बोरी, वहां पर भी इजाफा। स्टील 2,16,000 से 2,65,000, वहां भी। यूरिया 2092 से 3,408, और मार्केट में उसके 3-4 रेट
डेटा ब्लैक हो रहा है। खुर्रम शहजाद, इन्फ्लेशन, महंगाई पर यकीनन ये तो आप भी एग्री करेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंज था हुकूमत के लिए। कब कंट्रोल पा सकेंगे हम लोग? क्यों हम माजी में अभी तक महंगाई के जिन को काबू नहीं कर सके? खुर्रम शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, महंगाई जो है वो एक ऐसा फिनोमिनन है पाकिस्तान में जो जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और इसका सबसे बड़ा जो सहरा है वो जाता ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स को है, गवर्नमेंट्स को है। जो भी जिस वक्त की गवर्नमेंट होती है वो दो तीन चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा मैनेज नहीं कर पाती, एक्चुअली मैनेज नहीं करती। एक नियत तो ही नहीं देखें है। उसके अपने अखराजात हैं। जी, मुझे देखिए वो नियत से तो मैं किसी की शक नहीं करूँगा। मैं लॉजिकल आपसे एक बात कर रहा हूँ कि जी आप नहीं करते, उसकी वजह ये कि आपका पॉलिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा होता है, और इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो आप जो है जब इलेक्शन में होते हैं या फिर गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो आपको सारी प्रायोरिटीज़ वो सही आप उनको फ्रेम कर रहे होते हैं। जब आप गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। ये पता नहीं क्या कोई हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ है, या मेरे ख्याल में वर्ल्ड ओवर ऐसा ही होता है ज़्यादातर। बट कुछ हद तक चीज़ें जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती हैं जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चों को कम नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, दो चीजें कर नहीं करती। एक तो अपने ऑनगोइंग खर्चों को कम नहीं करती। वो कहती है कि जी मुराद चल रही तो चलने दें, मैं गाड़ियां अगर चला रही हूँ तो चलाती रहूं, पेट्रोल हो रहा है तो होने दें। मैं जो है 6 दिन काम करती हूँ और उसमें काम में कितनी आउटपुट आती है, आउटकम ड्रिवन हम है नहीं तो वो करने दें। दूसरा जो बड़ा मसला है इससे वो ये कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हो, एनर्जी सेक्टर हो, या फिर आपके पेंशन के प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपके सिविलियन गवर्नमेंट्स के रनिंग के जो है वो एक्सपेंडिचर्स हो, या डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो। प्रोविंसेस के पास मिनिस्ट्रीज हैं लेकिन आप फेडरल में वही चला रहे हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ये भी गवर्नमेंट हल नहीं करती। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है तलाव, वो बड़ा एक प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये नहीं पता होता वो कितना आगे चलेंगी, किस किस हद तक जो है वो अपना टेनर पूरा करेंगी, तो शायद इसलिए वो बड़ा शॉर्ट टर्म चलती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी शॉर्ट टर्म चले या लॉन्ग टर्म के लिए आए, वो अपने खर्चों को कम नहीं करता, नंबर वन। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं वो इनफ नहीं होते। जब इनफ नहीं होते तो आप कर्जे लेते हैं, जब कर्जे लेते हैं तो आपके यहाँ जो है शरह सूद में इजाफा होता है, आपकी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि वो नोट छपता है। तो वो होता ही है कि जब रुपये की वैल्यू कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, छपना शुरू होता है, तो वो महंगाई में इजाफा शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि हम मैक्रो इकोनॉमी को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते हमारा ट्रेड कैसा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, हम इन्वेस्ट नहीं करते ह्यूमन डेवलपमेंट में, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके नहीं चलते, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो आपके यहाँ जो कर्जे हैं वो बाहर से जो आप लेते हैं तो उनको वापस करने के आपके पास जो है पैसे नहीं होते। उसका फर्क ये होता है कि रुपया जो है वो और गिर जाता है। उसकी वजह से जो इम्पोर्ट होती है, आपने जितनी चीजें शुरू में गिरवाई है ना, चाहे वो जो है वो चीनी का भी टू एन एक्सटेंट आपका लोकल गन्ना यूज होता है, लेकिन हम इम्पोर्ट भी करते हैं कभी कभार चीनी। चाहे आप स्टील की बात करें, चाहे आप तेल की बात करें, चाहे आप बेसिक फूड की बात करें, आप वीट की बात करें, हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं सब कुछ महंगा होता है, उसका इम्पैक्ट हम पे आता है। फिर अपनी एनर्जी की प्लानिंग नहीं करते तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं ऑयल की, उसका पास ऑन हम इम्पैक्ट करते हैं। इनएफिशिएंसी की वजह से हम जो है वो सारी कॉस्ट आवाम पे डालते हैं, तो सारी महंगाई में इजाफा होता रहता है और इवेंचुअली जो है आवाम पिसती है और उनकी अर्निंग्स में इजाफा नहीं होता जितने उसकी खुर्रम, महंगाई में इजाफा हो जाता है। ये इश्यूज हैं। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ क्योंकि आज मेरी नज़र से ये खबर गुजरी कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को एक तरफ रख दिया गया है। उसको बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दबाव आया है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या अमेरिका से दोस्ती हमारे लिए ज्यादा जरूरी है या पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस उनको प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस बात पे, प्लीज आप समझाइए क्या जरूरी है हमारे लिए? हमारे लिए जरूरी है अपने लोगों को प्रायोरिटीज देना, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। आपको पता है तला साहब, होता यह है कि आप जो है लेम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, और वो लेम एक्सक्यूजेस कभी अमेरिका होता है, कभी वो जो है आईएमएफ होता है, कभी वो जो है कोई 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 ऑपरेशनल इशू होता है। प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ वेल कॉम्पिटेंट टीम, वेल एंड एक विजनरी लीडरशिप जो होती है, इसकी हमेशा कमी रही है। और जो जो एक्चुअली बोल्ड डिसीजन ले सके, इसकी हमेशा हमारे यहाँ कमी रही है। चाहे वो मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होती, और हम शॉर्ट टर्म बड़ा सोचते हैं, तो इसलिए ये होता है। आप देखें इंडिया क्या करता है। इंडिया आपका बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है ना आपके यहाँ उसने रशिया से तेल भी लिया है, उसने ईरान के साथ भी ट्रेड किया है, वो चाइना के साथ सबसे बड़ा राइवल है। जैसे हमारा इंडिया का इशू है, ऑलमोस्ट चलता है, वो होना नहीं चाहिए लेकिन चलता है, इसी तरह इंडिया और चाइना की रिवलरी आपको पता है ना अच्छी तरह से। उनका आपको पता है ट्रेड कितना है? उनका ट्रेड कम से कम $100 बिलियन का है, कम से कम, जो कि अब तो मेरे ख्याल में $200 बिलियन हो गया। पिछले 10 साल में 100 से 200 अरब डॉलर का वो आपस में ट्रेड करते हैं। कैन यू इमेजिन?
और हमारा चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड है और वो 15-16 बिलियन डॉलर्स भी नहीं। तो आप सोचें कि रिवलरी एक तरफ है, पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ है, सिक्योरिटी एक तरफ है, जो बॉर्डर पे इश्यूज है वो एक तरफ है, लेकिन अपनी इकोनॉमी आपके यहाँ चलती रहेगी। तो मेरा करेक्ट। पॉइंट ये है कि जब हम इकोनॉमी को प्रायोरिटी देंगे ना, तो दुनिया भी हमें प्रायोरिटी देगी कि ये अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं, अपने लोगों को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम वो टैक्स लेके जाया कर देते हैं, वो टैक्स लेके जाया ना करें, वो टैक्स लेके बिल्कुल इन्वेस्ट करें लोगों के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। इसका रिजल्ट देर से आएगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा, और हमें खुरम जो है वो खुरम लॉन्ग मैं टर्म मैं ग्रोथ मैं से तकरीबन 15-18 सालों से मैं भी सहाफत में हूँ, बिजनेस रिपोर्टिंग भी की है, बिजनेस पे कड़ी नज़र भी रखी है। आपने भी पूरी जी। ज़िंदगी पाकिस्तान की मईशत पे नज़र रखी है और उसके बारे में हमें बताया है। क्या आपने जो गुज़िश्ता 16 माह में हालात देखे, डॉलर के, एलसीज का बंद करना, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, क्या आपने देखे? तो ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हालात है, कभी पहले तारीख में नहीं देखे गए जो पिछले 16 माह में देखने को मिले। आने वाला वक्त कैसा होगा खुर्रम, ये भी मुझे बताइएगा। तला, आप जो कह रहे हैं कि 1.5 साल जो है अनप्रेसिडेंटेड था, मैं कह रहा हूँ अगले 6-9 महीने भी आपको अनप्रेसिडेंटेड ही नजर आएंगे। केयर टेकर सेटअप भी अनप्रेसिडेंटेड होगा, आप देखिएगा। इलेक्शंस भी अनप्रेसिडेंटेड होंगे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो जो उसे करना होगा वो भी अनप्रेसिडेंटेड होगा। मैं आपको आज से ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखें, प्रॉब्लम ये है कि अनप्रेसिडेंटेड हालात कंटिन्यूस बेसिस पे क्यों हो जाते हैं, और वो एक तरह से परपिचुएट क्यों हो जाते हैं? वो इसीलिए हो जाते हैं ना कि हम टाइम पे डिसीजन नहीं लेते। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम ये करते, जैसे कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ चेंज हुई थी, पिछली गवर्नमेंट ने अगर आईएमएफ की कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी उसका काम ये होता कि वो फौरन से वो कमिटमेंट को रिवर्स करता, या कमिटमेंट को, जो कमिटमेंट्स नहीं हुई थी उनको रिवर्स कर देता। तो हमने, इस गवर्नमेंट ने फिर ये किया कि इसने फिर डिसीजंस को डिले किया, इंटरवीन किया आईएमएफ की कमिटमेंट के अंदर, स्टेट बैंक की इकोनॉमी के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर। करेंसी रुकी, उसके हमें जो है डाउनसाइड मिले, $5-6 का लॉस हुआ, आईएमएफ डिले हुआ, बिल्कुल 11th आवर पे जाके हुआ, जिससे हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी, और आगे पे करनी है मजीद कॉस्ट। आप 6-8 महीने ये केक वॉक ना समझे। आप देखिएगा, अल्लाह जब रहम। फर्स्ट रिव्यू होगा ना आपका आईएमएफ का नवंबर, देखिए मैं डराने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि एक टफ कॉल है। इसके लिए हल भी है, ऐसा नहीं कोई हल नहीं है, हमेशा हल होता है, इंप्रूवमेंट होती है। कॉम्पिटेंट टीम लगाएं आप केयरटेकर सेटअप में, उसको आप एम्पावर, राइट खुर्रम। आपने ऑलरेडी किया भी है, इसके खुर्रम, अंदर अच्छा टाइम किया इज है कि अब, एम्पावर वक्त की किया, लेकिन कमी है, कॉम्पिटेंट टीम वक्त लगाएं। की जी। कमी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपका पॉइंट हमारे तक क्लियरली आ चुका है। हमें अपने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, अपने अखराजात को देखना होगा। एक बात यकीनी है, हमें अपनी मईशत से चोरी और काम चोरी का खात्मा करना होगा, तभी हमारी मईशत पैरों पे खड़ी होगी। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पैमरा तमीमी बिल को। हमारे साथ रहिए। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है, जिसके ऊपर कई सहाफियों के एतराज़ात थे, लेकिन उनका एहतजाज अब खत्म हो गया है। इस बिल से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मीडिया के हालात बेहतर होंगे, क्या मैनेजमेंट पैमरा की एज ए रेगुलेटरी बॉडी बेहतर होगी, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि हमारे मुल्क की वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस बिल के हवाले से क्या स्टेटमेंट दी, जरा सुनिए। कोई भी अदारा ड्यूज को क्लियर नहीं करता विद इन 2 months, तो गवर्नमेंट बाय लॉ उनको इश्तिहार और अपनी एड कैंपेन नहीं देगी। दूसरा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो मिनिमम वेज है, उस मिनिमम वेज के अकॉर्डिंगली जो एक, क्योंकि बहुत से ऐसे अदारे हैं वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट लेटर देते हैं और वो मिनिमम वेज से कम होता है, कोई डेली वेज पे देते हैं कुछ, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो अदारा अपने एम्प्लॉयज को किसी भी सूरत में एम्प्लॉय करे, अगर वो मिनिमम वेज नहीं देगा तो वो भी बिजनेस उसको नहीं मिलेगा। और इस सारे को बांध दिया सिवियर वायलेशन के साथ, जो कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। साथ साथ इस बिल में चेयरमैन पैमरा के इख्तियारात भी बिल्कुल कम कर दिए गए। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी रहनुमा हैं, साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील करार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त में दिया। शकील साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों मीडिया के वर्कर्स में बताया जा रहा था कुछ इख्तलाफात क्रिएट हो गए थे एंकर हजरात में और वर्किंग जर्नलिस्ट में, क्यों हुए थे हुजूर? कुछ बताएंगे इस बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड हमें मालूम पड़ जाए। मैं समझता हूं कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसने भी खासतौर पर नून लीग ने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो करने की कोशिश की। मरियम औरंगजेब इस हवाले से काफी नजर आ रही थी कि वो कुछ करना चाह रही हैं। हुआ ये कि इसमें 2-3 उसमें पॉइंट्स थे, वो पॉइंट वो एंकर कर पाए थे कि जो इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि ये चीज जो है वो उससे
ये बिल की सूरत में कानून जब पास होता है तो फिर वो एक काला कानून बन जाएगा। पर ये पूरा कहती रही है कि जी अगर इस पे आपके इतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप रिटर्न में इसकी प्रपोज़ल्स दें, तजावीज़ दें, उसको हम सुन लेते हैं। फिर 2 रोज़ पहले इसका कैमा कमेटी का इजलास बुलाया गया, 12 बजे वो नहीं हुआ, फिर 4 बजे बुलाया गया। तो हमद मीर साहब बार-बार इस बात पे ट्वीट कर रहे थे कि हम बैठे हैं, हम पार्लियामेंट आए हैं, कोई नहीं इजलास शुरू हो रहा, तो हम सारी रात यहाँ बैठे हैं, तो इस किस्म की बातें होती रही। अब एक तरफ एक ग्रुप है पीएफयूजे का, जो कि हुकूमत के साथ मिला हुआ है। उसने इस बिल के तैयारी में मुकम्मल साथ दिया, उसके ऊपर साइन भी किए, बल्कि उनके नुमाइंदे भी इस जो तरमीम बिल है, उसमें शामिल किया गया है कि जो कौंसिल बनेगी पेमरा की शिकायत सुनने के लिए, तो उसमें उस पीएफयूजे के लोग भी शामिल होंगे। तो वो तो थे राज़ी और वो अपने अंदाज से इसको खेल रहे थे, सियासत कर रहे थे कि ये बिल पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, ये मालिकान के टाउट है ये। अब तो वो उन्होंने ऊपर नाम लिखना शुरू कर दिए, अहमद मीर साहब का, मतीन साहब का और इस तरह अब्दुल मालिक साहब का भी, और अब तो काशिफ बासी साहब के ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि वो भी इसमें शामिल है, जो उसको बिल को रुकवा रहे थे। अब समझ बात ये देखिए ना, बात है कि जब अचानक से ही आया कि मैडम ने कह दिया कामा कमेटी इजलास में कि वो इस बिल को वापस ले रही है। अब अगर 4 का ही प्रेशर था, तो 4 के प्रेशर और हजारों कारकुन जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसमें 2 कारकुन है, एक तो हम सहाफी कारकुन है, एक वो मीडिया कारकुन है, यानी कि मीडिया वर्कर जो गैर सहाफी लोग हमारे दफ्तरों में काम करते हैं, उनके भी राइट्स हैं, उसको भी राइट्स को कहते हैं इसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। हमारी स्टैंडिंग तो वहां पर थी कि जो तनख्वाहों और का मामला है वो होना चाहिए और जो मालिकान है उनको पाबंद किया जाए। हम तो पिछले 2 साल से मुतालबा करते आ रहे हैं कि जो इश्तिहारात है उनको उसको बिल्कुल साथ अटैच कर दिया जाए कि जो मालिक तनख्वाह नहीं देगा या बकाया नहीं देगा, उसके ऐड रोक दे, उसकी पेमेंट रोक दे। हम तो पिछले 2 साल से मुतालबा करते आ रहे थे। खैर अचानक से फिर मालूम हुआ कि वो बिल दोबारा सेनेट में पेश कर दिया गया और पास कर दिया गया। उसमें 2 तरमीम जो है वो खास तौर पे की गई हैं। एक तो चेयरमैन पेमरा के इख्तियारात उनकी तकर्रुरी के हवाले से कि वो इख्तियार अब पार्लियामेंट को दे दिया गया है, और उसके साथ-साथ जो मीडिया वर्कर्स हैं या सहाफ़ी हैं, उनकी तनख्वाहों के साथ-साथ बकाजात का लफ्ज़ ऐड कर दिया गया है कि अगर किसी अदारे ने किसी कारकुन, सहाफ़ी के या मीडिया वर्कर के बकाजात देने हैं, तो वो देने का 2 माह के अंदर पाबंद होगा। इस चीज़ को तो हम सराहते हैं, लेकिन सियासत जो है वो पूरी तरह इस पर की गई कि अगर आप 4 एंकर्स के सामने आपने सरेंडर कर गए और आपने ऐलान कर दिया कि इसको वापस ले रहे हैं, फिर एक हवा बनाई गई ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि 4 एंकर जो है वो इस बिल को खा गए, हजारों कारकुनों का माशी कत्ल किया जा रहा है। वो एक अलग से एक बहस शुरू हो गई। मरीम मोहम्मद साहबा कहती रही है कि इस बिल को मुतराजा ना बनाएं। एंकर कहते रहे कि हम मुतराजा की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन है उसको खत्म किया जाए। और इस हवाले से हमारे बाद साफी हल्के ये कहते हैं कि चंद एंकर्स हैं उनके ऊपर ये कानून लागू होता है, और जो रिपोर्टर है जो जी स्टोरी फाइल कर रहा होता है वो कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन देकर अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब नहीं करता, ना करना चाहता है। बिल्कुल बाद ठीक। एंकर्स हैं जो अपने प्रोग्राम में ऐसी इन्फॉर्मेशन कह देते, बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने जा रहा है, सुना ये हो रहा है, सुना वो हो रहा है, तो वो चीज उनके ऊपर लागू होती थी। जो रिपोर्टर है उसका तो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन शकील तलब भी साहब, नहीं है। बिल्कुल ठीक शकील साहब। अभी 2-3 चीजें, अब वक्त बड़ा कम है, मुझे जल्दी से बताइएगा कि चेयरमैन पेमरा को इतना बेबस क्यों किया गया, और अगर सदर मुमलिकत ने इस बिल पे दस्तखत ना किए तो फिर ये बिल लटक जाएगा। और जो इस वक्त ड्यूज की बातें हैं, सैलरीज की बातें हैं, तमाम तर मीडिया वर्कर्स के दिल में जो है लड्डू फूट रहे हैं कि ये वाकई होगा या फिर जबानी गोलाबारी है। मैं तो इस बात पे अक्सर कहता रहता हूँ कि कानून तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन इशू होता है उस पर अमल दरामद कौन कराएगा। बिल्कुल। कि सदर नहीं करते हैं तो फिर वो बिल कहाँ जाएगा, उस पर अमल। और चेयरमैन पेमरा इतने बेबस क्यों हुजूर, इतना इतना बेबस क्यों कर दिया चेयरमैन पेमरा को? उनके इख्तियार तकसीम कर दिए गए ना। लेकिन अब होता यही है कि भाई आप फैसला जो कर रहे हैं तो वो उसमें पर बाकी जो शराकतदार है उनको भी शामिल किया जाए ना, उनको साथ रखा जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। ये तो नहीं हो सकता कि चेयरमैन पेमरा जब उठे किसी चैनल का बंद कर दे, जब चाहे किसी के इरशाद बंद कर दे, जब चाहे किसी एंकर का प्रोग्राम बंद कर दे। तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होना चाहिए कि आप उस किसी चैनल को, एंकर को स्पेस दे कि वो अपनी चीजों को बेहतर कर सके। अब यकदम किसी को बंद करा तो कोई इंसाफ की बात नहीं है।
और पार्लिमानी कमेटी अब तमाम शिकायत पर फैसला करेगी। और यकीनन एक शिक तो ये भी है कि जो टीवी पर कंटेंट चलेगा वही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, उसके अलावा कुछ ना किया जाए। क्यों शकील साहब, क्या टारगेट है इससे? तो हकीकत है इसका हमें भी है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो हमें भी नजर आ रहा है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है या उसको उस अंदाज से पेश नहीं किया जा रहा जिससे माशरे में हमारे बिगाड़ पैदा होता है। हम तो चीजें कायल हैं कि जो खबर की रूह है या जो इंफॉर्मेशन की रूह है उसको उसी हद तक रखा जाए, उसको पेनिट्रेट ना किया जाए, उसको अपनी मर्जी या अपनी सोच या अपने ख्यालात के मुताबिक डालने की कोशिश मत की जाए। ये जर्नलिज्म नहीं है। बिल्कुल ठीक। जर्नलिज्म यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको वहीं तक रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील करार साहब, साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब, सीनियर साफी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक बात वाज़ेह है कि पैमरा में तरमीमी बिल तो आ गया, लेकिन सदर मुमलिकत के दस्तखत होना बाकी है। अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो फिर ये एक्ट बनेगा। लेकिन ख्वाहिश यही है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिस पर अमल दरामद भी हो सके। हुजूर सलाह को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।